इलेक्शन कमीशन के सामने आज बड़ा वाज़ेह मौका इख्तियार किया कि ये पिछले 6 इलेक्शनों में सबसे ज्यादा धांधली ज्यादा इलेक्शन था। PP 35 से मोहम्मद यूसुफ जो है उनका बेटा हसन वकार चीमा DC रावलपिंडी है। वकार चीमा का जो बेटा है हसन वकार चीमा वो DC रावलपिंडी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट मोहम्मद यूसुफ को हटाने के लिए पहले प्रेशर डाला गया कि इलेक्शन ना लड़ें। जब उन्होंने कहा इलेक्शन लड़ना है फिर झूठे पर्चे दर्ज करा दिए गए। आज ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन को बताया कि पहले गुजरांवाला, फिर सियालकोट और फिर हाफजाबाद में पर्चा दर्ज करा दिया गया और एक झूठा रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट जमा कराया गया। रिटर्निंग ऑफिसर साथ मिला हुआ था। उन्होंने कहा रिटर्निंग ऑफिसर क्या? मैंने कहा रिटर्निंग ऑफिसर की क्या मजाल है इंतजामिया के सामने कोई बात कर सके। इंतजामिया ने जिस तरह इलेक्शन को रिग किया है ये एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है। मैंने सबूत सारे लगा दिए, हाई कोर्ट के सख्त ऑर्डर्स हैं इसके अंदर, बाकायदा वीडियो सबूत मौजूद है कि जिस वक्त हाफजाबाद पुलिस लेकर गई उस दौरान एक बयान अलवी दाखिल किया गया कि रिटायरमेंट करा लिया गया। 7 तारीख को रिटर्निंग अफसर को कहा, रिटर्निंग अफसर भाग गया कि भाई रिटायर नहीं हुए। और कमाल की बात है इतना कुछ फसाइयत के बावजूद मोहम्मद यूसुफ PP 35 से इलेक्शन जीत के फॉर्म 45 के मुताबिक जब देखा कि नहीं भी ये तो रिटायरमेंट के बावजूद भी जो जाली रिटायरमेंट है इलेक्शन जीत ली है तो अब क्या किया जाए? फिर वो फॉर्म 45 की कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन हमने भी कवरिंग कैंडिडेट अपना अंदर बिठाया हुआ था। कवरिंग कैंडिडेट के जरिए फॉर्म 45 हमारे पास सारे मौजूद है और हम इलेक्शन जीत गए थे, मगर इलेक्शन हरवाया गया। वो सबूत भी हमारे पास मौजूद है। वकार चीमा खुद पेश हुआ, वकील पेश हुए उनके, उन्होंने वक्त मांगा। मैंने कहा ये डिले करना चाहते हैं। ये बात बड़ी अहम है कि कल कहा जाएगा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं हमारे पास 60 दिन का वक्त है, हम पहले फैसला करेंगे। मैंने कहा आपने अभी तक तो यही हालात है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मामले जाए जा रहा है और वक्त जाया हो रहा है। यहां वक्त जाया होना मकसूद नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने जो जवाब दाखिल किया वो मुझे दिखाया जाए। कमाल की बात है वो जो जवाब दाखिल किया सिर्फ रिटायरमेंट पे रहा, उसने धांधली और बाकी चीजों का जवाब ही कोई नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने यह भी हदायत जारी की है रिटर्निंग अफसर को कि 12 तारीख को बाकायदा उसका भी जवाब दिया जाए और आगे डेट नहीं दी जाएगी इलेक्शन का, उसी दिन इस पिटीशन का फैसला हो जाएगा। सबसे अहम बात जो है आप देख रहे हैं कि तारीखी तौर पर यह डाटा सारा इकट्ठा हो रहा है और मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम जाएगा कि इलेक्शन की इतनी धांधली की पिटीशनें। आप सिर्फ अभी इलेक्शन कमीशन में मत देखिएगा, सबसे पहले कहां हुआ कागजात नामजदगी की तादाद देखिएगा। ये डाटा मांगा गया है, मैंने डाटा मांगा है ये। उसके बाद अपीलें कितनी फाइल हुई, सैकड़ों अपीलें फाइल हुई। उसके बाद हाई कोर्ट में रिटें गई, सैकड़ों फाइल गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में वो भी तकरीबन बहुत ज्यादा गई हैं। लेकिन वहां क्या हो गया कि बैलेट पेपर छप गए हैं जैसे, और कईयों में इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के सामने भी आप अंदाजा लगा लें कि फॉर्म 45 या बाकी वालों से सैकड़ों पिटीशनें आ चुकी हैं। ये डाटा सारा पब्लिक किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कौम को एतमाद में लेने के लिए एक एक डाटा सारा बताए, दिखाए, ताकि पता चल सके कि इलेक्शन में शफाफियत कितनी है। वरना ये डाटा सारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास चला गया तो पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा कि यहां इलेक्शन कितने साफ और शफाफ होते हैं। एक जाली वोटों से फॉर्म 45 से एक जाली असेंबली तश्कील में आ चुकी है। 1947 या 47 से
फार्म 47 तक की हुकूमत बन चुकी है। ये गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमत है। डर और खौफ इतना है कि रिजर्व सीटों पर भी कैंडिडेट नहीं दिए गए। लाहौर हाईकोर्ट में सेक्शन 215 जो इलेक्शन एक्ट का है उसमें फैसला महफूज हो गया कि जिसमें पार्टी सिंबल अगर ले लिया जाए तो पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ना तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस की बुनियाद पर इतनी बड़ी सजा दी कि पार्टी को बैन कर दिया। उनकी रिजर्व सीटें भी नहीं दी गई, उन्हें सिंबल भी नहीं दिया गया, आजाद उम्मीदवारों से इलेक्शन लड़ा। तो सेक्शन 215 जो है पहले दिन से गैर कानूनी है, आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। इस पर भी फैसला महफूज है। मैं उम्मीद करता हूं कि लाहौर हाईकोर्ट इसका फैसला बहुत जल्द जारी करेगा और जब जारी हो गया और अगर कह दिया कि पहले दिन से ही सेक्शन 215 गैर कानूनी और गैर आईनी है तो फिर क्या बनेगा। इस मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल इतना आ चुका है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। हमें इस मुल्क में जमहूरियत बचाना बहुत जरूरी है और मैं आखिर में मुतालबा करता हूं कि बहुत हो गया है। इस वक्त निगरान हुकूमत ही चल रही है। आप तमाम ट्रांसफर देख लें, पोस्टिंग देख लें, आईजी देख लें, चीफ सेक्रेटरी देख लें, सारे पुराने चले आ रहे हैं। अब तो नई हुकूमतें आ गई हैं, इवन लॉ ऑफिसर्स भी सारे वही चल रहे हैं। तो पॉलिसी सारी निगरान हुकूमत की चल रही है। ये हुकूमत तो बेचारी कठपुतली है। ये अपनी कठपुतली से आगे निकले, अवाम की तर्जुमान बने और खुद ही कहे कि हम फॉर्म 45 के जरिए जाली असेंबलियों में आए हैं, हम नहीं लड़ना चाहते। हम पहले फॉर्म 45 वाला मामला सेटल चाहेंगे और फिर आगे चलेगा। और फॉर्म 47 से बनने वाली हुकूमत ये जाली हुकूमत है। फॉर्म 45 से बनने वाली हुकूमत जो होगी वो असली नुमाइंदा हुकूमत होगी। और उम्मीद है कि हमारा इलेक्शन कमीशन या बाकी रेलेवेंट इदारे इस बात को सामने रखते हुए अवामी तर्जुमान के मुताबिक, अवामी उमंगों के मुताबिक फॉर्म 45 से आने वाली असेंबली को वजूद में लाएंगे जो अवामी तर्जुमान होगी। सर आपका मामला तो सर आप ये कह रहे थे कि डीसी के जो डीसी ने अपनी बात की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंटरफेरेंस की है, लेकिन डीसी की डायरेक्ट इंटरफेरेंस 47 में होती है, आपका मामला 45 का है, वो क्यों कैसे किया? देखें उसकी वजह क्या है। डिप्टी कमिश्नर जो है वो तमाम इंतजामिया से, पुलिस वगैरह के राब्ते में है। यानी पहले सियालकोट में पर्चा, पहले गुजरावाला में पर्चा, जाली पर्चा खारिज हो गया, फिर सियालकोट में खारिज हो गया, सियालकोट से उठा के हाफिजाबाद में ले गए और फिर हाफिजाबाद में जब लाहौर हाईकोर्ट ने बुलाया तो बीमारी का बहाना बनवा दिया गया। तो डिप्टी कमिश्नर की इन्वॉल्वमेंट जो है इंतजामिया में तो है और इस केस में हम साबित करेंगे जी।